Hello students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem and the poem name is The Poet Shadwell, which is written by the famous 17th century poet John Dryden. So John Dryden का लाइफ स्पैन सबसे पहले हम जान लेते हैं. जो जॉन ड्राइडन है उनका लाइफ स्पैन टाइम है 1631 से 1700 तक. ओके, सो इस पर मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवाया जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया. आज इस पॉइंट पे ये अपना पार्ट 2 है जिसमें हम पॉइंट को लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लेंगे. सो ये जो पोइम है इसका सबटाइटल है ए सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टी.एस. मतलब थॉमस शेडवेल. दिस पोइम इज एन मॉक सटायर ऑन शेडवेल. This poem is written in 1678 and published in 1682. और अब जो अपना टेक्स्ट है वो आप अपने सामने रख लीजिए क्योंकि हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो जो शेडवेल है उसे क्या कहा गया है वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. उन्हें यहाँ पे सन ऑफ फ्लैक्नो कहा गया है. ओके, सन ऑफ फ्लैक्नो किसे? शेडवेल को. So all human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. यहाँ पे फर्स्ट जो 2 लाइन्स हैं इसमें, तो ये जो पोइम है वो किस पे बेस्ड है पहले तो ये बात कर लेते हैं ताकि हमें पोइम अच्छे से समझ में आ जाए. ये जो पोइम है वैसे आप पार्ट 1 इसका देख सकते हैं. इसका इंट्रोडक्शन मैंने उसमें बहुत अच्छे से कवर करवाया है, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं. ये जो पोइम है वो लिखी गई थी जॉन ड्राइडन के द्वारा. एक मॉक सटायर किया गया था किसके ऊपर? शेडवेल के ऊपर, थॉमस शेडवेल के ऊपर, जो खुद एक पोइट थे. तो जो जॉन ड्राइडन है और पोइट शेडवेल है उनके बीच में लिटरेरी जो फाइट है वो चलती रहती थी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. तो ये जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स है जॉन ड्राइडन और थॉमस शेडवेल, इनके बीच में जो लिटरेरी फाइट है उसी के ऊपर ये पोइम हमें देखने को मिलेगी. तो चलिए अब हम इसे शुरू कर लेते हैं. ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, यानी जितने भी मानव प्राणी हैं वो क्या है? एक सब्जेक्ट है डीके का, यानी एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है, एक ना एक दिन उनका विनाश होना है. एंड व्हेन फेट समन्स, और जब उनका भाग्य आएगा, मोनार्क्स मस्ट ओबे, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा? मोनार्क को ओबे करना पड़ेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक को तो मोनार्क वाला अच्छा लगता था और एक को किंगडम ऑफ डलनेस यानी कि एक पार्लियामेंट को सपोर्ट करता था. ओके, दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वाज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग. अब अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन जो शेडवेल है वो क्या है? फूल है. ठीक है ना, किसकी तरह फूल है? जिस तरह जो मोनार्क फ्लैक्नो है वो फूल है, जैसे किंग रिचर्ड फूल है, उसी तरह से शेडवेल फूल है. और वो अपना सक्सेसर फाइंड कर रहा है, तो वो अपने बेटे को सक्सेसर ना बना के शेडवेल को सक्सेसर बनाना चाह रहा है, यानी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा है, अपनी राजगद्दी उसे सौंपना चाह रहा है. तो वो भी वैसे ही गवर्न करेगा और उसे लाइक किसके बता दिया? ऑगस्टस के, यानी कि वो भी एक महान राजा बनना चाहता है. थ्रू ऑल द रियल्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, यानी ये सब क्या होगा? एक तरह से मूर्खता का साम्राज्य स्थापित करना होगा, क्योंकि मूर्ख राजा बन जाएगा तो जिसका साम्राज्य होगा वो मूर्खता का साम्राज्य होगा. दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, अब जो वो एज्ड प्रिंस है वो फ्लरिश करेगा पीस में. एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ ए लार्ज इंक्रीज, worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state, and pondering which of all his sons was fit to reason and wage immortal war with wit. तो यहाँ तक ये जो 12 लाइन्स मैंने यहाँ तक पढ़ दी है इस पोइम की, तो यहाँ तक पॉइंट यही कह रहे हैं कि जो अब ये सक्सेसर है यानी कि जो अब ये उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा? शेडवेल बनेगा. तो क्या होगा? फ्लरिश होगा,
पीस का, और यहाँ पे क्या होगा, नॉनसेंस का साम्राज्य होगा, यानी मूर्खतापूर्ण साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और जहाँ जो फ्लैक्नो किंग है वो अपने बेटे को फाइंड कर रहा था, यानी वो अपने बेटों में से किसी को फाइंड कर रहा था कि मैं किसको उत्तराधिकारी चुनूं, तो उसे उनमें से कोई एबल नहीं लगा, यानी खुद मूर्ख है तो वो ऐसा ही ढूंढ रहा है कि मुझे भी महान मूर्ख कौन मिले इस साम्राज्य को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, कॉर्नेशन कर देते हैं, राज तिलक। कॉर्नेशन का मतलब होता है राज तिलक कर देते हैं, किसका, सेकंड फ्लैक्नो जिसे बोला है, सन ऑफ फ्लैक्नो जिसे बोला है, शैडविल का। ओके, टू रीजन एंड वेग इमॉर्टल वॉर विथ विट, और ये क्या होगा, एक इमॉर्टल वॉर होगा, किसके साथ, विट के साथ, बुद्धि के साथ, ठीक है। क्राइड इज रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड दैट ही, क्राइड इट इज रिजॉल्व, TIS जो लिखा हुआ है उसका मीन होता है इट इज रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, यानी कि उसने ये भी कहा कि जो मेरे से ज़्यादा मूर्ख होगा वही यहाँ पे क्या कर पाएगा, राज कर पाएगा, उसी का मैं राज तिलक करूँगा। शैडविल अनॉल माई परफेक्ट इमेज बियर्स, और उस राजा के लिए कौन परफेक्ट इमेज यहाँ पे चुना गया, शैडविल उसका उत्तराधिकारी चुना गया, तो उसे वही परफेक्ट लगा। Shadwell on my perfect image bears mature in dullness from his tender years. Mature है वो अपने dullness में, मूर्ख है वो एकदम। Who stands confirmed in full stupidity, the rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. Some beams of wit on other souls may fall, लेकिन उसमें कुछ हद तक कुछ बुद्धि है। Strike through and make elucid into well, but Shadwell's genuine knight admits no ray. लेकिन जो शैडविल की जो जेन्युइन नाइट है उसमें क्या एडमिट करते हैं, पोइट बोल रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की एक बुद्धि की जो रोशनी है वो नहीं है, एक बुद्धि की जो किरण है, यानी पूरा वो मूर्खता के ऊपर बता रहे हैं कि जो मूर्खता का साम्राज्य, अगर उसका उत्तराधिकारी वापस मूर्ख आ गया तो हर जगह अंधेरा छा जाएगा, हर जगह मूर्खता छा जाएगी और उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। ओके, besides his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shed the plain। अब यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया है, किसकी तरह थॉटलेस और किसकी तरह वो मतलब यूजलेस होगा, एक तरह से ओक ट्री के जैसे यूजलेस होगा, यानी जो छाया नहीं दे पाता, बहुत बड़ा होता है स्ट्रक्चर में तो, लेकिन उसकी जो शेड है वो नहीं आ पाती। तो उस यहाँ पे यही बात कहा है कि अगर शैडविल उत्तराधिकारी बन जाता है, अगर वो राजा बन जाता है तो वो एक तरह से ओक ट्री के जैसे होगा जिसकी शेड किसी को नहीं मिलेगी। एंड स्प्रेड इन solemn state supinely risen, Haywood and Shirley were but types of the thou last great prophet of tautology, यानी कि जो फ्लैक्नो है उसे क्या बता दिया गया है, यहाँ पे लिटरेरी फादर बता दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट यही बता रहे हैं कि जैसे हेवुड, शेरली ये भी बहुत महान है, लेकिन यहाँ पे किसे चुना गया, फिर भी शैडविल को चुना गया इस मूर्खता के साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए। तो एक तरह से ये लिटरेरी फाइट का ही हिस्सा है ये पोइम, कि वो किस तरह से मॉक सटायर करते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी पोइम्स चलती नहीं है, ऐसे करके वो इन पे एक सटायर करते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हें तो साम्राज्य मिलना चाहिए। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड द पोइट शैडविल, जिसका जो दूसरा नाम है वो है मैक फ्लैक्नो। ओके, तो हमने यहाँ पे इस पोइम को कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पोइम अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।